नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुष्पा सक्सेना जी की कहानी फूलों की अमानत, जिसका फर्स्ट भाग मैं पहले ही आप लोग को सुना चुकी हूँ। आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। थैंक्स, मेरी पागल बेटी ने आपको भी परेशान कर दिया। आप घर में तशरीफ़ लाइए। मेरी बेटी की आप इतनी हेल्प कर रहे हैं, कम से कम चाय या कहवा तो ले सकते हैं। आज नहीं, घर में अम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं। वैसे आपकी बेटी की मदद करने की एक वजह ये है कि इनकी तरह मुझे भी जब क्लास में कोई काम मिलता था तो सबसे अच्छे काम का रिमार्क पाने के लिए ऐसे ही बेचैन हो जाता था। आज अन्नू जी में भी वही जज्बा दिखाई दिया। अन्नू की ओर मुस्कुराकर देखते हुए अरमान ने कहा, पापा, हमने बताया था ना कि इनकी अम्मी को हमारे घर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे कहिए वो अपनी अम्मी के साथ हमारे यहाँ आए। ये तो तूने अच्छी बात कही। अरमान साहिब, आप अपनी अम्मी के साथ कभी तशरीफ़ ज़रूर लाएं, हमें बहुत खुशी होगी। डॉक्टर मंटू ने कहा, ज़रूर, ये वादा रहा। अम्मी तो इन फूलों पर कोई नज़्म ही लिख डालेंगी। मेरी अम्मी शायरा हैं। आपसे एक गुजारिश है, आपकी बेटी की तरह हूँ। मुझे आप सिर्फ अरमान ही कहें तो खुशी होगी। गुड नाइट कहकर अरमान चला गया। किताब पाकर अन्नू खेल उठी। पूरी रात किताब के नोट्स बनाती रही। सवेरे तक अन्नू आधा पेपर तैयार कर चुकी थी। चेहरे पर रात भर की थकान का कोई चिन्ह भी नहीं था। मोबाइल पर अरमान की कॉल थी। कहिए अन्नू जी, किताब आपके कुछ काम की रही या मेरी मेहनत बेकार गई? आपकी किताब तो इतनी अच्छी है कि अब हमें पूरा यकीन है कि हमारा पेपर बेस्ट होगा। अन्नू की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। वो तो होना ही चाहिए। टॉपर लड़की का पेपर भी बेस्ट ही होगा। आपको कैसे पता हम क्लास में टॉप करते हैं? अन्नू विस्मित थी। इतने स्टूडेंट से सबका पढ़ता है, बातों से ही उनकी काबिलियत समझ जाता हूँ। तब तो आप सचमुच अच्छे प्रोफेसर बनेंगे। आपके स्टूडेंट आपसे बहुत प्यार करते होंगे। ये बात तो पता नहीं, पर मेरी बातें कुछ को अच्छी नहीं लगती। वैसे यूनिवर्सिटी जाते वक्त आपको पिकअप कर सकता हूँ। आपका क्लास किस वक्त है? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे? हम तो रोज़ जाते ही हैं। आपको तो अपने टाइम से जाना होगा। हमारा क्लास तो 10 बजे शुरू हो जाता है। आप शायद नहीं जानती, 2 महीने में थीसिस सबमिट करनी है। इसलिए रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए मैं रोज़ 10 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ। आज मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ बारिश में जाने में मुश्किल होगी। आप तैयार रहें, मैं गेट पर पहुंचकर कॉल करूंगा। बात खत्म करके अरमान ने फ़ोन काट दिया। इधर पिछले कुछ दिनों से वादी में कहीं कहीं बम और गोलीबारी की खबरें लोगों के बीच दहशत फैला रही थी। तरह तरह की अफवाहों से बाजार गर्म था। वादी की हवा बदलती नजर आ रही थी। अन्नू असमंजस में पड़ गई। क्या अरमान जी के साथ जाना ठीक होगा? मम्मी को तो यह कतई अच्छा नहीं लगेगा, पर मना करने का भी तो कोई वाजिब कारण नहीं है। जो भी हो, उसे तैयार तो होना ही है। आज पानी बरस रहा है, इस कारण पापा से अरमान जी के साथ जाने की इजाज़त ज़रूर मिल जाएगी। अन्नू का अनुमान ठीक था। ये तो अरमान की शराफत है, मौसम ख़राब देखकर तुझे लिफ्ट दे रहा है। कल भी तेरे लिए कितनी मुश्किल उठाई। मुझे हमेशा से सीरियसली पढ़ाई करने वालों पर यकीन रहा है। लौटते वक्त अगर तू अरमान के साथ आए तो उसे घर ले आना। उस दिन तो दरवाजे से ही लौट गया। पापा ने इजाज़त देकर कहा। अरमान की कॉल सुनते ही अनु बाहर आ गई।
गुलाबी सलवार सूट में वह खिले फूल से दिख रही थी। गुड मॉर्निंग सर, आज फिर आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, हल्की मुस्कान के साथ अन्नू बोली। अगर ये तकलीफ़ है तो खुदा से दुआ करूँगा ऐसी प्यारी तकलीफ़ रोज़ दे। मजाक के लहजे में कही कही बात ने अन्नू का गोरा चेहरा लाल कर दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अन्नू ने कहा, आपके साथ हम भी लाइब्रेरी चलेंगे, हो सकता है कल वाली किताब भी मिल जाए। मान गया, आप तो मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। जब तक वो किताब नहीं मिल जाती आपको तसल्ली नहीं होगी। कहीं ऐसा न हो कोई पॉइंट छूट जाए। अरमान हंस रहा था। इसका मतलब आप भी ऐसे ही थे सर। एक बात कहना चाहूँगा, आप मुझे सर न कहें। सर कहने से अपने को बुजुर्ग महसूस करता हूँ। जब तक रिसर्च पूरी नहीं हो जाती मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। अच्छा भला सा नाम है मेरा अरमान, कहना मुश्किल तो नहीं है। MA कंप्लीट करते ही आप भी लेक्चरार बन जाएंगी। टॉपर्स को तो उनके डिपार्टमेंट में नौकरी मिल ही जाती है। लेक्चरार बनकर तो हम दोनों कलीग ही होंगे। आपका नाम लेना क्या ठीक होगा? आप हमसे बड़े हैं, विस्मित अन्नू ने पूछा। जी हाँ, वही ठीक होगा। मैं भी आपको बस अन्नू कहूँगा। नाराज़ तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। तो यही तय रहा, हम दोनों एक दूसरे का नाम ही लेंगे। शाम को कब फ्री होंगी? अगर उसी वक्त मैं भी फ्री हुआ तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आज तो बस 2 बजे तक ही क्लास है, आप हमारे लिए परेशान ना हो। ये बार बार परेशानी या तकलीफ़ जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है, मेरी कार को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है, पर आज आपको हमारे घर रुकना पड़ेगा। पापा ने आपको बुलाया है। आपके पापा से मिलना और बात करना मेरी खुशकिस्मती होगी। अन्नू के साथ अरमान को आया देखकर अन्नू के पापा खुश हो गए। आओ बेटा, मुझे खुशी है तुम मेरे लिए वक्त निकाल सके। अन्नू, अरमान बेटे के लिए कहवा तो लाओ। जानते हो अरमान, हमारी बेटी बहुत अच्छा कहवा बनाती है। प्यार से अन्नू को देखते हुए पापा ने कहा। जी पापा, अभी लाई। वैसे आपने आज इतनी तारीफ की है, पता नहीं कैसा बनेगा, अन्नू संकोच से बोली। आपसे मिलने के लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब्बा के न रहने से किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है। अन्नू ने बताया, आप भी प्रोफेसर थे। तुम्हारे अब्बा भी प्रोफेसर थे? जी हाँ, मेरे अब्बू ऑफिस सिद्दीकी साहब उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। अरे, आसिफ सिद्दीकी साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब मैं यहाँ के कॉलेज में था वह अपने डिपार्टमेंट में होने वाले मुशायरों और दूसरे प्रोग्रामों में मुझे हमेशा बुलाते थे। तुम उनके बेटे हो? तब तो मुझे भी अपना ही समझ सकते हो, प्यार से डॉक्टर मंटू ने कहा। अब्बू भी अपने दोस्तों को बहुत मिस करते थे। हमें अपने पुराने खुशहाल दिनों की बातें बताया करते थे। कहीं किसी वारदात की बात सुनकर रातों में सो नहीं पाते थे। ठीक कह रहे हो अरमान, कब सोचा था कि इस फूलों की वादी में बम और गोलियां चलेगी। जब तक कहीं ना कहीं किसी वारदात की खबर सुनाई पड़ती है, कभी लगता है झेलम का पानी भी मटमैला हो रहा है। हमारी स्वर्ग सी वादी को दुश्मनों की नज़र लग गई है, डॉक्टर मंटू ने उदासी से कहा। अरे, आप तो अब्बू के अल्फाज बोल रहे हैं। अब्बू इन हालात की वजह से बेहद गमगीन रहते थे। दुआ करता हूँ काश फिर से इस फूल की वादियों में अमन चैन के फूल खिले। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है तुम्हारे विचारों से नौजवानों को सही राह मिल सकेगी। अगर हमारी नई पीढ़ी को तुम जैसे कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो वादी में अमन और खुशहाली ज़रूर वापस आ सकती है।
डॉक्टर मंटू ने विश्वासपूर्ण शब्दों में कहा, मेरी तो यही कोशिश है, पर आजकल पड़ोसी मुल्क से आए कुछ नौजवान और गुमराह लोग हमारे नौजवानों और सीधे साधे लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखा कर भरमा रहे हैं। उन्हें भड़काकर माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे जैसे लोगों के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते। अरमान ने गंभीरता से सच्चाई बयान की थी। कोई बात नहीं, सच की हमेशा जीत होती है। वे भी सही गलत में फ़र्क समझ जाएंगे। लो, कहवा आ गया। अन्नू कहवे के साथ आ गई थी। अरमान को कहवा देकर अन्नू ने पापा को कप थमाया। कभी अपनी अम्मी के साथ तशरीफ़ लाइए, उनकी शायरी का हम भी आनंद लेंगे। अरमान को विदा देते डॉक्टर मंटू ने कहा, ज़रूर, अम्मी भी आप सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अगर आप इजाज़त दें तो रोज़ अन्नू मेरे साथ क्लास के लिए जा सकती है। इस तरह से आप भी इनकी ओर से बेफिक्र हो सकते हैं। ये तो तुम्हारा हम पर एहसान होगा, वरना इसके आने जाने में जरा सी भी देर हम घबरा देती है। सुनीता को अरमान का ये प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। पति से नाराज़ होकर कहा था, तुम तो भोले बाबा हो। जवान लड़की को एक नौजवान के साथ भेजने का क्या अंजाम हो सकता है, कुछ तो सोचा होता। इस अरमान पर एक दिन में इतना भरोसा कैसे हो गया। परेशान मत हो, अरमान मेरे दोस्त आसिफ सिद्दीकी का बेटा है। मेरा अनुभव कहता है अरमान एक निहायत शरीफ लड़का है। इस शनिवार को वह अपनी अम्मी के साथ आएगा। तुम खुद मेरी बात से सहमत हो जाओगी। मुझे इस बात पर कतई विश्वास नहीं है। याद नहीं, अभी चंद दिन पहले हमारे रैना भाई और पंडित जी कुछ गुमराह लोगों की नफ़रत के शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सुनीता ने दुख भरी आवाज़ में कहा, देखो सुनीता, कोशिश जारी है, हालात ज़रूर सुधरेंगे। मुझे विश्वास है एक दिन वादी में खुशियाँ लौटेगी, फिर फूल खिलेंगे। भगवान करे तुम्हारा विश्वास सच हो। तुम्हारी बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। सुनीता चुप रह गई। शनिवार को अरमान अपनी अम्मी के साथ आया था। अरमान की अम्मी जाहिदा बेगम एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला थी। शायरी से उनका बहुत लगाव था। जब तक उनके शौहर उनके साथ थे, वह मुशायरों में भी अपनी नज़में सुनाती थी। घर के भीतर आने से पहले जाहिदा बेगम फूलों के पास रुक गई। उनकी मुग्ध दृष्टि फूलों पर निबद्ध थी। अनु उन्हें फूलों के नाम और उनकी क्वालिटी बता रही थी। अम्मी, पहले हम घर के भीतर चलें। अंकल और आंटी हमारी वजह से बाहर खड़े हैं, अरमान ने कहा। माफ़ करें, ये फूल इतने खूबसूरत है कि इनसे नज़र हटाने की तबीयत ही नहीं होती। घर के भीतर पहुंची जाहिदा बेगम ने अपने दिल की बात कही। अम्मी, फूल बस देख कर ही मन भर लो, मांगने की गलती मत करना। अन्नू को साग से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, अरमान ने कहा। ऐसी बात नहीं है, अम्मी के लिए फूल चुनकर देने में हमें बहुत खुशी होगी, अन्नू बोली। इसीलिए हम अन्नू बेटी के लिए अपने हाथ की कशीदाकारी की हुई चुन्नी लाए हैं। शाहिदा बेगम ने एक बसंती रंग की चुन्नी अन्नू को देते हुए कहा। शुक्रिया अम्मी जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत चुन्नी है। इतनी अच्छी कसीदाकारी आप कैसे करती हैं? प्रैक्टिस से तुम भी ऐसे ही कसीदाकारी कर सकती हो। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी कढ़ाई अच्छी लगी। खूबसूरत लड़की के लिए चुन्नी भी खूबसूरत ही होनी चाहिए। तुम्हारी शादी पर लाल चुन्नी पर कढ़ाई करके दूंगी, जाहिदा बेगम ने हंसकर कहा। अन्नू का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो उठा। अब चाय कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद बेगम साहिबा की नज़में सुनी जाए, अन्नू के पापा ने कहा। बेगम ने अपनी कुछ नज़में सुनाई। उन नज़मों में वादी की बिगड़ की हालत का दर्द था, जहाँ बारूद के धुएं से चिड़िया गीत गाना भूल गई, चिनार और फूल मुरझा रहे थे।
नज़्में सुनकर सबके दिल उदास हो गए। उदासी दूर करने के लिए पापा ने अन्नू से एक गीत सुनाने को कहा। कुछ संकोच के साथ अन्नू ने अपनी मीठी और सधी आवाज़ में एक कश्मीरी लोकगीत सुनाया। सब मंत्रमुग्ध हो सुन रहे थे। अपने चेहरे पर अरमान की नज़रें निबद्ध देख अन्नू की रंगत गुलाबी हो उठी। सच, अन्नू बेटी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मान बेटा, इसकी ठीक ही तारीफ़ करता है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे, प्यार से अम्मी ने कहा। वापसी के समय अन्नू ने अरमान की अम्मी को ढेर सारे सुंदर फूल देकर उनको खुश कर दिया। अन्नू के माथे को चूम उसे दुआएं देकर वे दोनों विदा हुए। रात में अन्नू सोच रही थी, अरमान उसकी क्या तारीफ़ करता है, उसमें ऐसा क्या है। जो भी हो, वो बहुत खुश थी। उसे भी तो अरमान अच्छा लगता है। कल रात तो साग से जुदा हुए अपने फूलों के लिए खूब आंसू बहाए होंगे। वैसे सौदा कुछ बुरा नहीं रहा। फूल देकर एक खूबसूरत लड़की ने अम्मी का दिल जीत लिया। अरमान मुस्कुरा रहा था। अच्छा, हमने सौदा किया था। वैसे जनाब, हमने फूल खुशी से दिए थे, तो रोते क्यों? खुदा न करे आपकी आंखों में कभी आंसू आए, हमेशा हंसती रहे। अरमान गंभीर हो गया। अचानक अरमान चुप हो गया। आगे क्या हुआ भाईजान? आप रुक क्यों गए? जावेद आगे की कहानी जानने को बेचैन था। दिन बीत रहे थे। अचानक पहले की छुटपुट वारदातें बड़ी खबरें बनने लगी थी। वादे में जिन अपने हिंदू पड़ोसियों के घरों में होली दिवाली मिठाई खाते थे, उन घरों में उनका खूब खून बहाया जाने लगा। लोग डर से अपनी प्यारी वादी को छोड़कर जम्मू जा रहे थे। अरमान की आवाज़ में गहरी उदासी थी। फिर आप और अन्नू का क्या हुआ भाईजान? अक्सर अन्नू के घर चला जाता। मंटू जी से बातें करना अच्छा लगता। वादी के बिगड़े माहौल पर हम दोनों चर्चा करते। अपने जैसे ख्यालातों वाले साथी लोगों को मजहबी नफ़रत की जगह प्यार का संदेश देते। पर झूठे दिखाए गए सपनों के सामने उनकी बातें असर नहीं करती। समय के साथ नफ़रत और आतंक बढ़ता जा रहा था। हालात ज़्यादा बिगड़ रहे थे। मंटू अंकल अपने स्टूडेंट अनवर के यकीन पर रहे थे, पर आंटी वादी से जम्मू जाने की जिद कर रही थी। ऐसे माहौल में भी अरमान के साथ अन्नू का समय भी पंख लगाकर उड़ जाता। उसे अरमान का इंतज़ार रहता। यूनिवर्सिटी के लिए साथ आते जाते अनायास ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे के साथ जैसे वे अपने को सहज और पूर्ण पाते थे। अनजाने ही एक मौन प्यार दोनों के बीच खिल रहा था। एक दिन अन्नू को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर लौटते अरमान की कार के सामने दो मोटर बाइक पर सवार कुछ लड़कों ने मोटर बाइक कार के सामने ऐसे रोकी कि अरमान को अपनी कार रोकनी पड़ी। ये क्या तमाशा है? अगर कार नहीं रोक पाता तो क्या अंजाम होता, सोचा है? नरमी से अरमान ने कहा। अरे अंजाम हमें नहीं, तुझे सोचना है। ये कश्मीरी भाईचारे, अमन और सुकून वाली फिजूल की बातें करके अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। एक लड़के ने कड़ी आवाज़ में चेतावनी सी दी। तेरे सर पर जो इश्क का बुखार चढ़ा है, उसे उतार, हमें देर नहीं लगेगी। संभल जा इश्कजादे, हमारी चेतावनी याद रखना, वरना अंजाम ऐसा खतरनाक होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। दूसरे ने नफ़रत से कहा। जाने के बाद अरमान ने कार स्टार्ट की थी। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट के बोर्ड पर भी उसने कुछ ऐसे ही रिमार्क सुने थे। उसके दोस्त ने भी कहा था उसे एहतियात बरतनी चाहिए। उस तीनों का इशारा उसके और अन्नू के साथ की तरफ भी था। अरमान की ज़िंदगी में अब अन्नू के लिए एक ख़ास जगह बन चुकी थी। उसके बिना उसे अपना वजूद अधूरा लगता था। वक्त आ गया था उसे अपने और अन्नू के रिश्ते के बारे में
संजीदगी से सोचना चाहिए। कुछ देर में ही उसने सोच लिया, वह इन धमकियों से डरेगा नहीं। दूसरी सुबह अरमान रोज की तरह से अन्नू को पिक करने पहुंच गया। अन्नू से किसी भी बात का जिक्र न करने की उसने सोच रखी थी। अरमान की आंखों में अन्नू के लिए प्यार साफ झलकता था और अन्नू अपनी आंखें शायद इस डर से झुकाए रहती थी कि कहीं उसकी आंखों में अरमान अपने लिए उसकी चाहत न पड़ ले। अरमान ने अपनी थीसिस सबमिट कर दी और अन्नू के फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। अचानक एक दिन अरमान ने अन्नू के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अन्नू, तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। शायद यह उसी दिन शुरू हो गया था जब किताब न मिलने पर तुम्हारे मासूम चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। उस चेहरे पर बहुत प्यार हो आया था और ये अरमान पागल की तरह तुम्हारे लिए किताब ढूंढने लगा, चक्कर लगाता रहा। बहुत कोशिश करने पर भी ये दीवाना दिल मेरा बात नहीं सुनता। प्लीज़ अरमान, ऐसी बातें ना करें, हमें डर लगता है। शायद हमें अब मिलना नहीं चाहिए। सच कहो, क्या मुझसे मिले बिना रह पाओगी? तुमसे प्यार का सिलसिला तुम्हारी अनोखी बातों से बढ़ती ही गई। शाख पर लिखे फूलों को तोड़ने का दर्द, ज़मीन पर झरे फूलों की पंखुड़ियों के कोलाज की कल्पना। ऐसे नाजुक दिल वाली लड़की तो बस अन्नू ही हो सकती है। ऐसी प्यारी लड़की के पीछे कौन पागल न हो जाए। अन्नू की आंखों में सीधे देखते अरमान ने कहा, तुम्हारे बिना रहने की बात सोच भी नहीं सकती, पर कोशिश तो करनी ही होगी। जिस बात का कोई नतीजा न निकले उसे बार बार दोहराने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अरमान, काश हम मिले ही न होते। अन्नू का सुंदर चेहरा उदास हो आया। तुमसे मिलना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशनुमा एक्सपीरियंस है। अन्नू, तुमसे पहले कभी किसी लड़की की ओर किसी तरह का भी खिंचाव महसूस नहीं किया। हम दोनों बालिग हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने का हमें हक है। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है। नहीं अरमान, हमारे पेरेंट्स और यहाँ का बदलाव माहौल हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अन्नू उदास थी। क्या वह अरमान के बिना खुश रह लेगी? तुमसे निगाह के बाद भी तुम्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हें अपनी मर्ज़ी से चलने की पूरी आज़ादी होगी। अन्नू, अम्मी भी इस बात के लिए राज़ी है। अरमान सीरियस था। अभी हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने की हिम्मत नहीं है। अरमान, मुझे माफ़ करो। अन्नू की आंखें छलछला आई। कार से उतरती अन्नू अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती ही थी कि उसके पाँव के पास एक जोरदार बम जैसा धमाका हुआ था। दहशत से अन्नू अरमान का नाम लेती गिर पड़ी। अरमान अभी कार लॉक करके चला ही था कि अन्नू की आवाज़ कान में पड़ी। तेजी से भागकर अरमान अन्नू के पास पहुंचा। क्या हुआ अन्नू, ठीक तो हो? तभी अन्नू के पास पड़े बम वाले पटाखे के कागज़ पर नज़र पड़ी थी। हम पर किसी ने बम फेंका था। अरमान, हमें डर लग रहा है। अन्नू अरमान से लिपट कर रो पड़ी। नहीं अन्नू, ये देखो, किसी ने मजाक किया था। ये तो मामूली पटाखे हैं। अरमान ने अन्नू को तसल्ली देने की कोशिश की थी। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर कोई नज़र नहीं आया, पर अरमान पटाखों से दिया गया इशारा समझ गया। प्यार से सहारा देकर अन्नू को अरमान अपने साथ ले गया। कल से तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और एग्ज़ाम पर ध्यान दो। याद रखना, मेरी अन्नू को टॉप करना है। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने और लाने के लिए आपका ये ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर वक्त से हाजिर रहेगा। विश यू गुड लक, अरमान ने मजाक किया। घर पहुंचते अरमान की अम्मी बेहद तनाव में थी। अरमान को देखकर जैसे उनके चेहरे पर कुछ सुकून सा आ गया।
तुम कहाँ रह गए थे मान बेटा? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा क्या हुआ अम्मी? रोज ही तो इसी वक्त पर घर पहुंचता हूँ। कुछ ठीक नहीं है। क्या तू नहीं जानता? कुछ लोग तेरी जान के पीछे पड़े हैं। तूने कभी बताया तुझे कितनी धमकियाँ दी जा चुकी हैं? इन गीदड़ भभकियों से क्या डरना। मैं सच्चाई की राह पर चलता हूँ। अपने साथियों और स्टूडेंट को भी सही राह दिखलाने की कोशिश करता हूँ। उन्हें समझाना चाहता हूँ खूब खराबे से कुछ नहीं मिलता। असल में बाहर से आए कुछ गुमराह लोग हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, वादी में नफ़रत का जहर घोल रहे हैं। तेरी बात समझती हूँ, पर इन हालात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है मान बेटा। जी अम्मी, आप परेशान न हो, मैं ख्याल रखूँगा। संजीदगी से अरमान ने कहा। अपने कमरे में आकर अरमान सोच में पड़ गया। कुछ दिनों से कुछ लड़के उसे देखकर उल्टे सीधे रिमार्क्स दे रहे हैं। ग्रुप बनाकर अरमान की ओर इशारे करके बातें करते हैं। काफिर की लौंडिया से इश्क फरमा रहा है। ये मुल्क का गद्दार हमारे मजहब का दुश्मन है। जैसी बातें उसे कुछ हमदर्द लोगों ने इशारों में बताने की कोशिश की थी, पर अरमान उन बातों से उदासीन ही बना रहा। आज अन्नू के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे। नियत समय पर अरमान अन्नू को एग्जामिनेशन हॉल से घर पहुंचाने के लिए आ गया था। अरमान एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कार में अन्नू की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी एक मुंडा टूटा कागज़ उसकी गोद में आ गिरा। खोलने पर चंद लाइनें थी। बहुत हो गया। अगर सलामती चाहते हो तो अपनी नापाक जुबान बंद रखो और उस लंडिया से दूर रहो। वो और उसके घर वाले हम सब हमारे निशाने पर हैं। बस 1-2 दिन और, पहले वो लड़की और फिर सबका खात्मा। जाओ वरना तुम भी बेमौत मारे जाओगे। अरमान सन्नाटे में आ गया। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अन्नू को सावधान करना ठीक नहीं होगा, वह डर जाएगी। हाँ, उसकी हिफाजत के ख्याल से कोई बहाना बनाकर उसे कुछ दिनों तक घर के भीतर ही रहने की सलाह दे सकता है। वैसे उसे आज ही एसपी से बात करनी होगी। अब अब्बू के दोस्त थे, अन्नू और उसके घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। लौटते वक्त अन्नू काफ़ी खुश थी। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अरमान, लगता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड विशेष काम आ रही है। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बेस्ट विशेष के बिना भी तुम टॉप ज़रूर कर सकती हो। अन्नू, मैं दिल से चाहता हूँ तुम लेक्चरार बनकर मेरी तरह से वादी में अमन चैन लाने में मेरी मदद करो। अरमान गंभीर था। इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं अरमान? अन्नू विस्मित थी। मेरे ख्याल से हमारी नई जनरेशन अगर सही गलत में फ़र्क समझने लग जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। प्यार में कितनी ताकत होती है, ये बात तुम अपने स्टूडेंट को ज़रूर समझा सकोगी। ये काम हम जैसे सही सोच वाले लोग ही कर सकते हैं अन्नू, और मुझे तुम पर बहुत यकीन है। अनुत्तरित अन्नू अरमान के गंभीर चेहरे को मौन से देखती रह गई। पता नहीं अरमान आज कैसी बातें कर रहा था। क्या वह सचमुच वादी में अमन और खुशी ला सकती है? अन्नू की प्रतीक्षा में उसके पापा बाहर ही खड़े थे। अन्नू तेजी से चलती उनके पास पहुंची थी। पापा, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। आज का पेपर तो जैसे मेरे लिए ही बना था, खुशी से उमकती अन्नू ने कहा। अच्छी बात है, अंदर जा, तेरी माँ इंतज़ार कर रही हैं। मुझे अरमान के साथ मार्केट जाना है। मुझे छोड़ सकोगे अरमान? गंभीरता से डॉक्टर मंटो ने कहा। ये भी कोई पूछने की बात है अंकल, आइए। अरमान ने उतर कर आगे वाली सीट की डोर खोल दी। अरमान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? कार में बैठते मंटू जी ने कहा। जी अंकल, कहिए, क्या बात है? हम कहीं कहवा पीने चल सकते हैं, कहीं आराम से बात कर सकते हैं। अरमान जैसे किसी खुशी की बात का इंतज़ार कर रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं
कार पार्क कर लो, मुझे कुछ कहना है। एक एकांत जगह पर कार पार्क करके अरमान ने कहा, जी अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अरमान अब कुछ संकीत सा दिखा। अरमान, तुम्हें बता ही चुका हूँ, पहले मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जम्मू के कॉलेज वालों ने जब मुझे प्रिंसिपलशिप का ऑफ़र किया तो कुछ वर्षों के लिए मैंने जाना मंजूर किया था, पर मेरी आत्मा यहीं बसती थी। संयोग से मेरा एक स्टूडेंट अनवर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी बनकर आ गया। वह अक्सर मुझसे मिलने जम्मू आता रहता था। मेरे मन की बात जानकर उसने मुझे यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रहने की हिम्मत दी थी। डॉक्टर मंटू चुप हो गए। मुझे खुशी है आप यहाँ हैं अंकल। अरमान जैसे असमंजस में था। आज अनवर मेरे पास आया था। उसे पक्की खबर मिली है, यहाँ हमारे लिए बहुत खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में है। इन हालातों में अनवर ने हम 2 दिनों के भीतर जम्मू वापस ले जाने की सलाह दी है। अनवर ने पुलिस ट्रक से हमारे जाने का इंतज़ाम कर दिया है, इसीलिए 2 दिनों के लिए हमें पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है। डॉक्टर मंटू उदास दिखे। नहीं अंकल, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप नहीं जानते, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे और अन्नू के मन की बात समझ गया था। मेरे पूछने पर अन्नू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरमान, हमारे यहाँ से चले जाने में ही तुम दोनों की भलाई है। ऐसी बात मत कहिए अंकल, हम दोनों एक दूसरे को सच्चे मन से प्यार करते हैं। आप सब हमारे साथ मेरी हिफाजत में रह सकते हैं। अपनी जान देकर भी मैं आपको महफूज रखूँगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर हमें अलग मत कीजिए। अंकल, अरमान बेचैन हो उठा था। सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही नहीं होता। अरमान बेटे, तुम वादी में अमन चैन लाने के लिए जो काम कर रहे हो, उसे पूरा करके तुम्हें जो संतोष और खुशी मिलेगी, उसके साथ अन्नू की खुशी भी तो शामिल होगी। किसी बहुत अपने की तरह तुम्हारा हमारे घर में हमेशा स्वागत रहेगा। क्या अन्नू मुझसे अलग होकर खुश रह सकेगी अंकल? हम दोनों की खुशी हमारे साथ में है। जानता हूँ अन्नू के लिए भी तुमसे अलग होना आसान नहीं होगा, पर जिस खुशी से तुम्हारे काम में बाधाएं उठ खड़ी हो, वो प्यार प्यार नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है। तुम समझदार हो, इसीलिए यह भी समझ सकते हो। इस माहौल में अन्नू और तुम्हारा साथ सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे यहाँ का माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का कतई डर नहीं है, पर तुम दोनों की ज़िंदगी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अंकल, हम शादी करना चाहते हैं। हम दोनों की शादी से माहौल नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ अंकल, हमें इजाज़त दीजिए। अरमान ने फिर विनती की थी। जिस दिन तुम जैसे नौजवानों की कोशिश से वादियों के हालात सामान्य हो, तो मेरा वादा है तुम्हारे और नन्नू के विवाह में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे लिए सब धर्म समान आदरणीय है। काश दूसरे लोग भी ऐसा ही समझ सकते। डॉक्टर मंटू के चेहरे पर उदासी छाया तैर गई। अगर ऐसा है तो मेरा भी वादा है, घाटी में फिर से अमन और चैन लाने की कोशिश मेरा सबसे पहला और अहम काम होगा। उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। अन्नू को पाने के लिए ही नहीं, यहाँ से दूर जाने का विवश आप जैसे कश्मीरी परिवारों को भी हमें वहाँ वापस लाना है। मुझे यकीन है हमारा प्यार रंग लाएगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब इस वादी में हमारे साथ यहाँ भी खुशियों के फूल खिलेंगे। सच्चाई से दृढ़ शब्दों से अरमान ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा सपना सच करे। मुझे विश्वास है अन्नू भी तुम्हारी तरह मेरी बात समझेगी और तुम्हारी हिम्मत बनेगी। जाने से पहले अपनी एक प्रिय चीज़ तुम में सौंपना चाहता हूँ। उम्मीद है इनकार नहीं करोगे। आपकी हर बात मुझे मंजूर है अंकल। हमारे जाने के बाद हमारा घर तुम्हारा होगा। ये घर सिर्फ मेरा घर नहीं है, इस घर के फूल पौधों में भी प्यार की मिठास है। मुझे पूरा विश्वास है तुम हमारे घर और इसकी हर चीज़ की नहीं, इसके फूलों को अपना पूरा प्यार दोगे।
तुम्हारा प्यार इन्हें अन्नू की याद में मुरझाने नहीं देगा। डॉक्टर मंटू ने स्नेह से कहा। अंकल, यकीन दिलाता हूँ, अन्नू के प्यार के फूलों में अन्नू को ही देखूंगा। उसने बताया है, साग से झड़े फूलों से कोलाज बनते हैं। अब उन्हें भी पहचानने की कोशिश करूंगा। अरमान का गला रूंध गया। पुलिस का ट्रक डॉक्टर मंटू के घर के सामने आ गया था। मंटू जी के साथ पति पत्नी अन्नू भी अपनी जम्मू वापसी के लिए बाहर आ गई थी। भीगी आंखों के साथ अन्नू अपने प्यारे फूलों से अंतिम विदा लेने उसके पास आ खड़ी हुई थी। प्यार से फूलों को सहलाती अन्नू को अचानक अरमान की आवाज़ से चौंका दिया। अन्नू, तुमने एक दिन पूछा था, क्या कभी मैंने अपनी किताबों के सफ़ों के बीच फूलों की पंखुड़ियाँ कैद की है? देखो, तुम्हारी याद में हर रोज़ एक पंखुड़ी इस मोटी किताब में रखकर तुम्हें याद करता रखूँगा। आज पहली पंखुड़ी तुम अपने हाथों से रख दो। किताब अन्नू को थमाता अरमान ने कहा। अपने फूलों को अपनी अमानत की तरह तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अरमान, इन्हें अपना प्यार देकर कभी मुरझाने मत देना। अपनी बात कहती अन्नू रो पड़ी। नहीं अन्नू, रोना नहीं। हमें आने वाले खुशहाल वक्त का सब्र और पूरे यकीन के साथ इंतज़ार करना है। तुम्हारी इस अमानत के लिए शुक्रिया। इन खिले फूलों में से ही तो अपनी अन्नू की मुस्कुराहट देखूंगा। तुम्हारा इंतज़ार करूंगी अरमान। हम फिर मिलेंगे ना? भीगे स्वर में अन्नू ने पूछा। बिना तुमसे मिले क्या रह सकूंगा? एक वादा करो, अपने प्यार के फूलों की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराती रहोगी। याद रखो, ये हमारी परीक्षा का वक्त है, जिसे हम जल्दी पार कर लेंगे। हाँ अरमान, पापा ने मुझे सब समझा दिया है। हमें इस एग्ज़ाम में सफल होना ही है। अरे वाह, आज तो तुम्हें विदा लेने के लिए इन रंगीन फूलों ने जहर कर ज़मीन पर कितना खूबसूरत कोलाज बनाया है। अब तो मानोगी, फूलों से बना कोलाज मैं पहचान सकता हूँ। गंभीर माहौल को अरमान ने हल्का करना चाहा था। जानती हूँ, तुम मेरी हर बात समझते पहचानते हो। अरमान, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। अन्नू ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की। सबके बाद ट्रक में बैठनी अन्नू ने आंसू पोंछ जबरन होठों पर मुस्कुराहट लाकर उदास खड़े अपने पियर अरमान को हाथ हिलाकर विदा दी थी। अरमान चुप हो गया, आवाज़ भीग गई थी। अन्नू को गए इतना वक्त हो गया, आप उनसे मिलने जम्मू नहीं गए भाई? अन्नू का क्या कोई पैगाम भी नहीं आया? विस्मित जावेद ने पूछा। नहीं, सुना था यहाँ के लोग को जम्मू ले जाने वाले पुलिस ने ट्रक पर हमला हुआ था। लोगों का ख्याल है शायद हमले में कोई नहीं बचा। अरमान की आंखें नम थी। फिर भी आप पता तो लगा सकते हैं। मैं जम्मू जाकर पता नहीं, वो नहीं रही सुनकर जी नहीं सकूँगा। अभी इस खुशफहमी में ज़िंदा हूँ कि शायद कहीं वह जीती है। जब तक उसकी अमानत ये फूल खिलते रहेंगे, अन्नू इनमें हमेशा मुस्कुराती रहेगी। अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करूँगा। न जाने कब अपनी अमानत लेने आ जाए। अरमान कहीं शून्य में देख रहा था। विस्मित जावेद अरमान के संजीदा चेहरे को देखता स्तंभ था। आज वर्षों बाद कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन सका है। प्रोफेसर मंटू का घर फूलों से सजाया गया है। दरवाजे पर बंदरवाड़ लगाई है। बाग के फूल हवा के झोंकों पर झूमते हुए जैसे किसी प्रिय के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अंदर बाहर सारी व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। उसने प्रोफेसर मंटू जी से वादा किया था कि उस जैसे नौजवान वादी में फिर खुशहाली के फूल खिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इस काम में अरमान और उसके साथियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। गुमराह नौजवानों को उन्होंने सही राह दिखाई। अतः अरमान का सपना जो पूरा हुआ है। जिस दिन जम्मू से अन्नू का फ़ोन अरमान को मिला तो अरमान जैसे खुशी से पागल हो उठा। उसकी अन्नू आज भी उसी की थी और हमेशा उसी की रहेगी। कल मंटू जी अपने परिवार और अरमान की अन्नू सहित
वादी के अपने घर में वापस आ रहे हैं। हंसते गुलाबों को प्यार से सहलाते अरमान मानो अपनी अन्नू को प्यार कर रहा था। अन्नू की अमानत के रंग बिरंगे फूल अरमान की खुशी में शामिल मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी फूलों की अमानत। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।